हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, अब तक हमने क्या किया है? अब तक हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने क्या किया था बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद जस्ट हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का क्लासिफिकेशन किया था। ओके। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या किया था बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी की थी। ओके। सो उसके बाद जस्ट हमने क्या किया था बेटा? हमने उसके बाद क्या किया था? फैराडेज लॉ देखे थे। फैराडेज का फर्स्ट लॉ देखा था, फैराडेज का सेकंड लॉ देखा था। फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या किया था? हमने किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले अमाउंट का और चार्ज जो हम सप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में, उसके रिलेशन को स्टडी किया था। ओके। और उसके बाद जो सेकंड लॉ था उसमें हमने ये देखा था कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो उसका क्या रिलेशन होगा हमारा जो चार्ज सप्लाई किए या हमने जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है उसके साथ। ओके। और वो हमने देखा था दैट वाज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मींस हम क्या सॉल्यूशन में जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उनका क्या इक्विवेलेंट वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। ओके। सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस का एक पार्ट समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे आज के टॉपिक में बेटा? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मींस जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी को आज हम पढ़ेंगे कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्या क्या होती है। सो बेटा, एज यू नो कि जो भी सब्सटेंस है that allow electricity to pass through it is called conductors. Okay. And the substance which do not allow, so means that cannot allow electricity to pass through it is called insulator. Okay. So in electrochemistry we have divided the conductors into two categories, and what they are: first category is beta electrolytic conductors. क्या है? एक तो हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके। एंड द सेकंड वन इज बेटा मेटालिक कंडक्टर्स। सेकंड क्या है बेटा? मेटालिक कंडक्टर्स। ओके। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होती है बेटा ड्यू टू आयंस। जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उनके थ्रू पास होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके। और व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? मेटालिक कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस in which flow of electricity is due to their electrons. What means their valence electrons. So इनमें जो कंडक्टिंग सोर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस। क्या होते हैं बेटा? आयंस। और मेटालिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टिंग सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके। सो ये थे। अब फर्दर हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हमने फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। किसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को। देखो, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या हुआ, जब हम किसी भी सब्सटेंस में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कई तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? डिकम्पोज कर जाते हैं, है ना? डिकम्पोज कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। और जो डिकम्पोज नहीं करते मींस जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या देते हैं? कंडक्शन देते हैं, वो क्या होते हैं? मेटालिक कंडक्टर्स। और जो डिकम्पोज कर जाते हैं ये तो क्या करेंगे? मेटालिक कंडक्टर बेटा दे डू नॉट डिकम्पोज। ये क्या करेंगे बेटा? डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, दैट विल बी ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर एटम। ठीक है। वो तो बेटा इसकी वजह से होगी, पर एटम। ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो बेटा ये क्या करते हैं बेटा? दे डीकम्पोजेज। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या कर जाते हैं बेटा? डीकम्पोज कर जाते हैं ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डीकम्पोज करते हैं और इनका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है बेटा आयंस। ओके। सो अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्या करते हैं बेटा? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। सो मैं इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर रहे हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एक तो दे रहे हैं हम
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक क्या होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे क्या हो जाते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, हमने जब हम सॉल्यूशन यूनिट कर रहे थे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, है ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या करे कंप्लीटली आयोनाइज कर जाए, मींस उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो ऑलमोस्ट 1 के अप्रोक्स हो, तो वो क्या बोला जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो भी सब्सटेंस है अगर वो क्या करता है बेटा पार्शियली या वीकली आयोनाइज होता है, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम होती है, वो क्या होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं वो क्या करते हैं बेटा कंप्लीटली तो आयोनाइज होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और क्या होते हैं बेटा ये कंप्लीटली आयोनाइज के साथ इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होती है अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब आते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते कौन से, तो बेटा जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में, और जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो भी किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हो गए बेटा, ऐसे ये हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये क्या होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे ही जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर कैल्शियम ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब किसके केस है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सिमिलरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, क्या होते हैं बेटा पार्शियली आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, ये ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे डिकम्पोजेस पार्शियली, मींस दे पार्शियली आयोनाइज। और इनके एग्जांपल बेटा जो वीक एसिड्स हैं जैसे मान लो एसिटिक एसिड है या फिर कार्बोनिक एसिड है या फिर हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है बेटा, ये सब किस में आएंगे बेटा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में, किसके अंदर आएंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास वीक क्या है बेस है वो भी किसके अंदर आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो आप, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सब था। अब देखो हमने इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी कर लिया है ना, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है बेटा, सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस, है ना, कंस्टिट्यूएंट आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ओके, सो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को क्या करते हैं बेटा अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब ये चीज आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेटालिक कंडक्शन में जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है, और जो आपके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो क्या होती है कंडक्शन होती है वो किसके लिए होती है बेटा किसकी वजह से होती है, वो ड्यू टू देयर आयंस। सो इनके जो फैक्टर्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेटालिक कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। तो जो भी फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमें पहला फैक्टर पढ़ना है किसके अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर, वो पहला फैक्टर है बेटा हमारा सबसे पहले तो क्या है नेचर ले लेते हैं, किसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका नेचर ले लेते हैं बेटा। इसको मैं कर रहा हूँ बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 2 पार्ट टाइप के, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे पास क्या होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका क्या है बेटा वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होता है। तो बेटा क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज है तो बेटा उसकी जो है
कंडक्शन जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, वो क्या होती है बेटा, ज्यादा, है ना। सो ये तो होती है ज्यादा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्या है बेटा, पार्शियली आयनाइज है, मींस नंबर ऑफ द कंडक्शन सोर्सेज आयंस वो क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम होते हैं। तो इसकी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है वो होती है कम, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर कंडक्टिंग देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज हम देख रहे हैं वो देखते हैं बेटा, जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख लिया, अब हम देख लेते हैं क्या कि जो साइज होता है किसका, आयंस का, साइज ऑफ आयंस एंड सोल्वेशन, और उनका सोल्वेशन, ठीक है। अब साइज ऑफ आयंस और सोल्वेशन कैसे अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बेटा, देखो साइज तो हमें समझ में आ रहा है कि आयंस का साइज होगा, लेकिन ये सोल्वेशन क्या चीज होती है बेटा, सोल्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो हाँ हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसके अंदर कोई आयंस है, ठीक है, आयंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट, तो जितना बड़ा आयन होगा उसका उतना ही क्या होगा, उतना ही इसका जो लार्ज क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, सोलवेंट के साथ, है ना। और जितना छोटा आयन होगा उसका उतना सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा किसके साथ, सरफेस के साथ, मतलब सोलवेंट के साथ, है ना। तो जो साइज में बड़ा होता है जो आयन, ठीक है, उसकी क्या होती है बेटा, सोल्वेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आयन दैट इज स्मॉल इन साइज। ओके, सो जितना साइज बड़ा होगा, बिगर द साइज, यानी कि जितना बड़ा साइज होगा, बिगर द साइज ऑफ द आयन, बिगर द साइज ऑफ द आयन, ग्रेटर इज द सोल्वेशन, है ना, ग्रेटर इज द सोल्वेशन, एंड हैंस, और इसीलिए क्या होगा बेटा, एंड हैंस लेसर इज द कंडक्शन, है ना, लेसर इज द कंडक्शन। तो इसलिए उसकी जो कंडक्शन पावर होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पावर, वो क्या होगी, कम होगी। किसके केस में बेटा, मैं साइज ऑफ आयंस और उसके सॉल्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, उसका केस होता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो हम पढ़ सकते हैं बेटा, वो पढ़ सकते हैं, मान लो हमने देख लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी देख लिया, साइज ऑफ आयन भी देख लिया, अब हम नेचर ऑफ सोलवेंट भी देख लेते हैं बेटा, है ना, कि नेचर ऑफ सोलवेंट कैसे अफेक्ट करेगा किसको, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को, ठीक है। सो अब हम नेचर ऑफ सोलवेंट पढ़ते हैं। तो बेटा सोलवेंट क्या होता है, एक तो जनरली टू टाइप्स के सोलवेंट होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। सो जब पोलर जो वो होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पोलर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग पोलर जो सोलवेंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो क्या करेंगे बेटा, उसको आयनाइज करने में हेल्प करेंगे, है ना। पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट विल हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सो पोलैरिटी जो होगी, पोलैरिटी विल इंक्रीज द decomposition, will increase the decomposition of electrolyte, है ना। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगी तो वो क्या करेगी, हेंस वो क्या करेगी, पोलैरिटी, यानी कि वो जो पोलर सोलवेंट होंगे, हेंस पोलर सोलवेंट विल increase the electrolytic conduction, है ना, will increase the electrolytic conduction। ओके बेटा, समझ आ गया, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर होगा सोलवेंट वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज होने में हेल्प करेगा, और जितना ज्यादा किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा बेटा, कंडक्शन देगा। सो नेचर में क्या आ गया कि पोलर सोलवेंट क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं किसको, रेट ऑफ नाम मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को। ओके, सो बेटा फोर्थ फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे बेटा, फोर्थ फैक्टर हम देखेंगे कंसंट्रेशन के लिए, है ना। फोर्थ फैक्टर हम देखते हैं कंसंट्रेशन का। सो ये भी आप ध्यान से देखना, क्या देख रहे हैं अब हम, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, है ना, 1 cm³ के अंदर कितने जो है आयंस प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। ओके,
सो कंसंट्रेशन में भी हम दो देखते हैं, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं, अलग अलग फैक्टर होंगे इनके लिए भी। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टिंग आयंस हैं वो क्या होते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है बेटा, कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है। मींस जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टिंग आयंस होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वो क्या होंगे बेटा, बहुत ज्यादा होंगे। अब वो क्या होंगे, कटायन और अनायनित होंगे। जो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं वो क्या होंगे, कंडक्टिंग आयंस, वो अनायन और कटायन होंगे। अब 1 सेंटीमीटर की क्यूब में अगर वो इतने ज्यादा हैं तो क्या होगा बेटा, उनके अंदर क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में रह जाएंगे, मींस वो कंडक्शन जो है उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में अगर कंसंट्रेशन हाई है ना, एट हाई कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन है बेटा तो क्या करेंगे, जो कंडक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ऐसे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी क्या होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन पे भी क्या करेगा, ये वीकली क्या होगा, आयोनाइज होगा। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो क्या होगा बेटा, इसके अंदर भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या है, वीकली आयोनाइजेबल है, तो इसका भी क्या होगा, वीकली क्या होगा, ये वीकली आयोनाइजेबल। अगर वीकली आयोनाइजेबल है तो इसमें भी क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है। अब दूसरा बात आती है क्या, कि अगर मान लो हम डाइल्यूट कर दें सॉल्यूशन को, मींस डाइल्यूशन कर दें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखो जैसे ही मैं करूंगा डाइल्यूट, है ना, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया बेटा, तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस एट यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनके बीच का इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है। सो विद डाइल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ध्यान रखना है कौन सी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, है ना। विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये तो किसकी थी बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये किसकी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो विद डाइल्यूशन क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, अब पहले तो वीक नहीं आयोनाइजेबल थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया। तो डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, अब जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करेगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा। और अब आयोनाइज होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसकी जो कंडक्टिंग आयंस है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी क्या कर जाएगी, उनकी भी इंक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हाई कंसंट्रेशन पे दोनों की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। अगर हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते जाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। एंड विद डाइल्यूशन चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनकी कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ओके। सो ये क्या था हमारे पास, कंडक्शन का कंसंट्रेशन का केस था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास फोर्थ फैक्टर था। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर में देखते हैं बेटा टेम्परेचर का रोल। ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। सो अब हम करते हैं टेम्परेचर का रोल। ठीक है। तो फिफ्थ जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। अब देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका क्या होगा बेटा, डीकंपोजिशन इंक्रीज होगा या आयोनाइजेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेज, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या यूं भी बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल दो आप, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। तो टेम्परेचर के साथ ये इफेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा किसका, ये जो फैक्टर्स थे ये कौन से थे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं मेटालिक कंडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, मेटालिक कंडक्टर के ऊपर। मेटालिक कंडक्टर्स हमने देखे क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर जिनमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द रीजन फॉर देयर कंडक्टिविटी, ओके, सो वो होते हैं, ठीक है। अब मेटालिक कंडक्टर में क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बेटा, इसमें भी क्या करते हैं बेटा, नेचर ऑफ द मेटल, है ना, कि वो मेटल कौन कौन सी हैं, या फिर उनका क्या डेंसिटी क्या है उनकी, है ना, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का रोल मेटालिक कंडक्टिविटी में और किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में बिल्कुल रिवर्स होता है। जैसे वहां पे टेम्परेचर के साथ क्या कर रहे थे, डीकंपोजिशन बढ़ रहा था किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो क्या कर रहे थे बेटा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी उनकी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। बट मेटालिक कंडक्टर के केस में बेटा क्या होता है, विद टेम्परेचर, with increase in temperature, with increase in temperature मेटालिक कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब ये क्यों करती है डिक्रीज, वो देखना है हमें। देखो जो मेटल्स होते हैं उनके जो कंडक्टिंग आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रीजन होता है किसका, मेटालिक कंडक्टिविटी का। अब जैसे ही मैं किसी भी मेटल की क्या कर रहा हूँ बेटा, इंक्रीज कर रहा हूँ क्या, टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट में रेजिस्टेंस पैदा करेगा, क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे, जो कर्नल्स होते हैं, कर्नल आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करने लग जाते हैं बेटा, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। सो इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको क्या होगा बेटा, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या, vibration of kernels will restrict the path of conducting electrons. That is the reason that with increase in temperature the conductivity of metallic conductors generally decreases, okay। ये था किसका, हमारा मेटालिक कंडक्टर्स का रोल। अब हमें ये देखना है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स में और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मोटे मोटे तौर पे ये देखना है कि मेटालिक कंडक्टर्स में और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बेटा डिफरेंस क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो मेटालिक कंडक्टर्स हो गए इधर तो, और इधर हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है जी। उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं हम, इसके बीच में मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में। सो देखो मेटालिक कंडक्टर्स का जो कंडक्टिंग जो आयंस थे वो क्या थे बेटा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो कंडक्शन इज ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, किसके केस में बेटा, आपके मेटालिक कंडक्टर के केस में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी किसके रीजन से थी बेटा, कंडक्शन इज ड्यू टू, इसमें सीधा लिख देता हूं, इज ड्यू टू आयंस। किसकी वजह से थी बेटा, यहाँ पे जो कंडक्शन थी वो की थी, किसकी वजह से थी, ड्यू टू आयंस, ठीक है। अब आते हैं मेटालिक कंडक्टर्स में। मेटालिक कंडक्टर्स में देखो आयंस की वजह से थी क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। सो टेम्परेचर के साथ ये क्या करती थी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये क्या करती थी बेटा, जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो क्या कर जाती थी बेटा, डिक्रीज करती थी, है ना। मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस, ये क्या करती थी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इसकी क्या करती थी बेटा, इंक्रीज कर जाती थी कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता था। तो ये क्या करती थी, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये क्या करती थी बेटा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती थी, ठीक है बेटा। थर्ड जो हमें फैक्टर देखना है वो देखो, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट मेटालिक कंडक्टर्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कर रही थी, इनकी इंक्रीज कर रही थी। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था बेटा, ये क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी टेम्परेचर की वजह से। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नो मैटर
मूवमेंट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो नो मैटर मूवमेंट टेक्स प्लेस इस केस में। किस केस में? आपकी मेटालिक कंडक्टिविटी के में। और इसमें क्या होता है? आयंस मूव करते हैं तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मैटर, या बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। किसके केस में बेटा? आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, ठीक है। ओके, ये हो गया किसका? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के तीसरा डिफरेंस। और हम क्या दे सकते हैं बेटा? फोर्थ हमारा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, आयंस के लिए हो गया, ये हो गया उसके लिए ये। अब ये क्या था? इसमें जो रेजिस्टेंस था, तो इसमें रेजिस्टेंस किस लिए हो रहा था बेटा? कर्नल की वजह से। तो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके केस में? आपके मेटालिक कंडक्टर्स के केस में सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस वाज वाइब्रेटिंग कर्नल्स। क्या थे बेटा? जो कर्नल वाइब्रेट कर रहे थे वो थे, है ना, वाइब्रेटिंग कर्नल्स। और यहाँ पे क्या थे सोर्स किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस का जो वो था वो क्या था बेटा? नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, किस टाइप का नेचर है उसका, एंड विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, है ना, कि कितनी विस्कोसिटी है किसकी? सोलवेंट की, है ना। तो विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट एंड देयर सोल्वेशन, और उनका सोल्वेशन कैसा है ना, कि मीन्स वो कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? सोलवेंट पार्टिकल के साथ। वो क्या होगा? रेजिस्टेंस का सोर्स होगा। किसके केस में बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में, ठीक है बेटा। सो ये जो थे हमारे, ये थे क्या, हमने फैक्टर्स देखे हैं किस किस को अफेक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को इफेक्ट करने के लिए और मेटालिक कंडक्टर्स को इफेक्ट करने के लिए। मींस हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं कि जो आयंस है जिनका कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा? इसी कंडक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रीड करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रीड करेंगे, है ना, और मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे, फिर उनका वेरिएंस पढ़ेंगे, है ना। सो ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।